हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर हमने बात की थी क्वाडर पोल की कि क्वाडर पोल होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने उसे डिफाइन किया था कि इट इज़ द वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट। ठीक है, आप लोग अगर इनफाइनाइट नहीं लोगे तो उसे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल सकते, उससे आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बोलना होगा। ठीक है, अगर आप लोग दो पॉइंट की बात कीजिए कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो वहाँ पे उसे पोटेंशियल नहीं बोला जाएगा, उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने उस तरह से डेफिनेशन लिखा था, इसलिए ही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। रेडी, जहां से हम लोगों ने बताया था कि भाई आप लोग जनरली ये इक्वेशन याद रखते हो। ठीक है, W इज इक्वल टू क्यू वी, लेकिन ये इक्वेशन आएगा कहाँ से, पोटेंशियल की मेन डेफिनेशन से, जो होगी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। रेडी, चलो इसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट की बात की थी। इसका यूनिट क्या आएगा भाई, जूल पर कूलम आएगा, या तो आप लोग इसके कई सारे अलग अलग यूनिट भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। फिर आपको इसका MLT भी पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, M1 L2T-2 ये वर्क का रहेगा अपॉन Q, मतलब क्या होगा A1 T1, Q इज इक्वल टू IT होता है ना, तो क्या होगा एम्पियर 1 टाइम 1, मतलब A1 T1। तो उस हिसाब से आप लोग उसका पोटेंशियल निकाल सकते हो। फिर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का मोस्ट टाइम इक्वेशन बनाया था, जो आपको आज बहुत ही काम आने वाला है। V इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या आएगा KQ/R², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो क्या आएगा KQ/R। ओके, फिर हम लोगों ने और एक मोस्ट टाइम कंसेप्ट सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जिसका जनरल इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था V इज इक्वल टू, आपको याद ही होगा, KP cos थीटा अपॉन R²। रेडी, तो अगर आपको पॉइंट चार्ज के लिए पूछा जाए तो V क्या आएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर आपको डाइपोल के लिए पूछा जाए तो क्या आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R² आएगा, वो ध्यान रखना। फिर अगर आप लोग यहाँ पे एक्सिस के लिए 0 पुट करोगे तो आपको एक्सिस पे पोटेंशियल मिलेगा KP/R², और अगर आप लोग इक्वेटर के लिए 90 डिग्री पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल वहाँ पे मिलेगा 0। फिर हम लोगों ने लास्ट में शॉर्टिंग किया था, उसका टेबल बनाया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/R², उसका रिलेशन होगा पॉइंट चार्ज की वजह से। फिर डाइपोल की वजह से कितना होगा, 1/R³ होगा। सेम हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, 1/R के प्रोपोर्शनल में होगा, डाइपोल के लिए 1/R² के प्रोपोर्शनल में होगा। और मैंने लास्ट में बात की थी आपको क्वाडर पोल, जहाँ पे 4 चार्जेस, या तो आप लोग बोल सकते हो 2 डाइपोल्स रहेंगे, तो क्वाडर पोल के लिए आपको मिलेगा 1/Z³। पोटेंशियल की बात हो रही है, तो बस हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं कि भाई क्वाडर पोल के लिए किस तरह से हमें 1/Z³ मिलता है। उसका इक्वेशन भी आप लोगों को डायरेक्टली MCQ में काम आ जाएगा, या तो आपको डेटा दे के पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन पूछा जा सकता है कि क्वाडर पोल के लिए नीचे में से ABCD कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ओके, तो क्वाडर पोल से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा हुआ है, वही आपको यहाँ पे पोटेंशियल के अंदर आपको हेल्प करेगा उसे समझने के लिए। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कोडर पोल। कोडर पोल मतलब कितना होना, यहाँ पे दो डाइपोल का एक साथ होना। अब ऑब्वियसली बात है भाई, डाइपोल किस तरह से होनी चाहिए कि जिससे हमारा कोडर पोल बनेगा, तो थोड़ा आप ही लॉजिक लगाइए, उसे कौन सी तरह से आप लोग अरेंज करोगे, सोचिए। इस तरह से एकदम नज़दीक आप लोगों को दो डाइपोल को रखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू होना चाहिए। क्यों, आप ही सोचिए। अगर आप लोग दोनों डाइपोल को ऑपोजिट में नहीं रखोगे, ये दोनों ऑपोजिट में कहलाती हैं। देखो, अगर आप लोग इन दोनों को ऑपोजिट में नहीं रखोगे, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे अगेन आप लोग दूसरी डाइपोल के लिए अगर प्लस रखोगे फिर माइनस रखोगे, तो क्या होगा बताइए। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसे ऑपोजिट में रखना है। ऑपोजिट में रखोगे तो आपको कोडर पोल मिलेगा, और सामने की ओर क्या आएगा भाई, प्लस क्यू। रेडी, चलो इस कोडर पोल है, इसको हम इज इक्वल टू करके इसका ओरिजिनल जो ड्राइंग रहेगा उससे हम अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, प्लस क्यू। चलिए माइनस क्यू कितना होगा बताइए, माइनस 2Q, और यहाँ पे फिर से कितना होगा, प्लस क्यू। ओके, चलिए भाई, यहाँ पे अगर हम लोग इस डिस्टेंस को बता दें टोटल 2L, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम किसी पॉइंट पे, इसके एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहें, तो चलिए क्या होता है देखते हैं। ओके, तो ये 2L डिस्टेंस है ना, ठीक है, आप लोग इस P पॉइंट का सेंटर वाले चार्ज से डिस्टेंस आप लोग गेस करोगे R। चलिए, तो आप ही बताइए यहाँ से कितना होगा, R माइनस ये 2L है तो ये L होगा ना, यस, तो ये मिलेगा आपको R माइनस L। सोच लीजिए आप लोग, सही है। सेम चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई की थी, आपको याद ही होगा। और अगर इस प्लस क्यू चार्ज से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें P पॉइंट पर, जहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है, ओके, तो कितना होगा बताइए, स्मॉल r प्लस L, तो आपको फाइनली मिलेगा R प्लस L। ठीक है, चलिए अब बस आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है सिर्फ P पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब हर एक का आप लोगों को एल्जेब्रिक सम लेना है। ठीक है, चलिए तो क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट P इज इक्वल टू द पोटेंशियल बाय दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करें तो कितना होगा, आप ही सोचिए, के क्यू। अभी मैंने रिवीजन करवाया ना भाई कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन क्या होगा बताइए, के क्यू बाय आर, तो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल। रेडी, माइनस, या तो मैं अभी यहाँ पे प्लस लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, अब ब्रैकेट में लिख डालते हैं। यहाँ पे कितना होगा देखो, माइनस 2Q के इंटू माइनस 2Q अपॉन, ध्यान रखना भाई सिर्फ क्या आएगा, सेंटर से आप लोग फाइंड करोगे तो कितना डिस्टेंस आएगा, हम लोगों ने आर गेस किया हुआ है, के माइनस 2Q बाई आर प्लस, अब लास्ट वाले चार्ज की बात करें तो कितना होगा, के क्यू अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना होगा पी पॉइंट पे, आर माइनस एल। ओके, आर माइनस एल, सो पोटेंशियल पी। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है देखो भाई, कितना कॉमन निकलेगा बताइए, के इंटू क्यू कॉमन निकल जाएगा, के इंटू क्यू। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे मैं ये स्टेप को पहले बाजू में ले लेता हूँ, 1 अपॉन आर माइनस एल, यू कैन सी, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, -2 अपॉन ओनली आर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इन दोनों स्टेप का, फर्स्ट दो स्टेप का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा, आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल अपॉन कितना होगा बताइए, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन मिलेगा -2 अपॉन आर, यू कैन सी। रेडी, चलो भाई यहाँ पे क्या होगा, माइनस एल प्लस एल कट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, और -2 बाई आर। रेडी, हाँ,
माइनस एल प्लस एल कट, आर प्लस आर कितना होगा भाई 2r। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताइए, वी ऑफ पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू। चलो यहाँ पे आपको मिलेगा 2r अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस 2/r। रेडी। तो इसका फिर से आप लोग एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा, वी ऑफ पी इज इक्वल टू के क्यू, के इंटू क्यू कितना आएगा भाई 2r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर। यू कैन सी, ध्यान रखना भाई यहाँ पे एलसीएम निकालने में 2r स्क्वेयर यहाँ पे मिस्टेक ना हो, ठीक है, माइनस 2r स्क्वेयर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2l स्क्वेयर। रेडी। अपॉन क्या आएगा आप लोग समझ गए होंगे, r इंटू आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप की बात करें, वी ऑफ पी इज इक्वल टू, तो कितना आएगा के इंटू क्यू। यू कैन सी 2r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर 2l स्क्वेयर। ओके, नीचे कितना होगा r इंटू आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। रेडी। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब खास ध्यान रखना, ओके, सो वी ऑफ पी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 2l स्क्वेयर इंटू क्यू। चलिए यहाँ पे आप लोग अलग से एक नोट डाउन कर लेना भाई, इसलिए मैं आपको पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूँ कि आपको उसका फाइनल रिजल्ट भी काम आएगा। 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको काम आएंगी। देखो ध्यान रखना, कोडर पोल के लिए डाइपोल मोमेंट पूछा जाए कोडर पोल के लिए तो उसका इक्वेशन क्या होगा 2l स्क्वायर इंटू क्यू। याद कीजिए सिंपल डाइपोल होगी, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, याद कीजिए P इज इक्वल टू 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू। तो यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से याद रखना है, 2l स्क्वायर इंटू क्यू, इसका क्या होगा डाइपोल मोमेंट, बट फॉर कोडर पोल। रेडी, वो आपको याद रखना है। चलिए नीचे की ओर क्या होगा, स्मॉल r स्क्वेयर, स्मॉल r इंटू इन ब्रैकेट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वी ऑफ पी इज इक्वल टू के, यहाँ पे मैं नाम बता दूंगा पी डैश। पी डैश क्यों भाई, बिकॉज पी तो हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल को, उसके डाइपोल मोमेंट को। तो यहाँ पे मैं पी डैश लिख रहा हूँ, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ कोडर पोल। ओके, अपॉन कितना आएगा r इंटू आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे एक केस की बात करें, कौन से केस भाई, कि अगर ये डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ से बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, डाइपोल एकदम शॉर्ट डाइपोल होगी ना, बहुत ही छोटी वाली डाइपोल होगी, इससे जो हमारा पॉइंट जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो अगर बहुत ही दूर होगा तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। चलो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या आएगा बताइए, आपको मिलेगा वी ऑफ पी इज इक्वल टू के पी डैश अपॉन आर क्यूब। ठीक है, एल स्क्वायर आप लोग नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में लास्ट में सिखवाया था, अभी हमने जो रिवीजन किया था वो आ गया कि नहीं, कि कोडर पोल के लिए उसका पोटेंशियल क्या करेगा भाई, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, कोडर पोल के लिए पॉइंट चार्ज के लिए 1/r आएगा, डाइपोल के लिए 1/r स्क्वायर आएगा और कोडर पोल के लिए 1/r क्यूब आएगा। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन सी भाई, एक तो 2l स्क्वायर इंटू क्यू मतलब कितना होगा भाई, पी डैश होगा। दूसरा इसका फाइनल इक्वेशन क्या होगा कोडर पोल के लिए ये, और अगर इस केस की बात की जाए तो इसका इक्वेशन आपको मिलेगा इतना, और ये रिलेशन, ये 3-4 चीज़ें आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली काम आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू discrete charge distribution। और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, डिस्क्रीट मतलब कि जहाँ पे चार्जेस कंटिन्यूस नहीं होंगे लेकिन कई सारे चार्जेस होंगे लेकिन कंटिन्यूसली नहीं होंगे। ठीक है, तो उससे बोला जाता है डिस्क्रीट।
अगर हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। रेडी, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर अलग अलग चार्जेस को रखा जाए, फॉर एग्जांपल Q1 जिसका चार्ज होगा, जिसका वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर R1, यहाँ पे फॉर एग्जांपल होगा चलिए Q2 इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2, उस तरह से यहाँ पे होगा सपोज Qn जिसका पोजीशन वेक्टर होगा Rn, ठीक है। और अगर हम लोग किसी पॉइंट P के ऊपर, रेडी, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा R, हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो चलिए क्या यूज़ करना होगा बताइए। आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोगों को लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना होगा कि हर एक की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा उसका आप लोग टोटल क्या करोगे, एडिशन करोगे। ओके, तो V ऑफ P इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा बताइए, KQ1 अपॉन वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, रेडी, प्लस Q2 अपॉन वेक्टर R माइनस R2 अप टू n टाइम्स क्या आएगा, Q ऑफ n अपॉन वेक्टर R माइनस Rn, रेडी। सिंपल वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा, KQ/R, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक के लिए आपको इस तरह से वेक्टर फाइंड करना होगा, जो क्या होगा R माइनस R1 R माइनस R2 अप टू R माइनस Rn। फिर आप लोग इसे सिग्मा वाले मतलब कि समेशन वाले इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, सिंबल I आ जाएगा ना, ठीक है, तो आप लोग वो भी चेंज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये क्या था भाई, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ठीक है। सेम अगर अब इसके अंदर ही अगर हम लोग कंटिन्यूस की बात करें, फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताएं, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्फेरिकल के लिए क्या आएगा भाई, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसी के लिए आप लोगों को उसका अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या होगा, इसका हम लोग एक स्मार्ट चार्ट बना देंगे जो आपको पहले से ही पता है। चलिए लीनियर के लिए क्या होगा, याद कीजिए, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, कोई बात नहीं, चलो इसका इक्वेशन की बात करें, सी पोटेंशियल एट P, उसका फिगर क्या रहेगा जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ किया था, याद कीजिए, एक लाइन ड्रॉ करके, बिकॉज यहाँ पे लीनियर की बात हो रही है, ठीक है, तो वही फिगर रहेगा। लेकिन पोटेंशियल के लिए हम लोग बात करें तो क्या आएगा, KQ बाई जो R² आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे क्या आएगा, KQ बाई सिर्फ R आएगा। ओके, तो V ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, K इंटू DQ बाई वेक्टर R, याद है ना भाई, वेक्टर R। ओके, तो यहाँ पे आप लोग V ऑफ P इज इक्वल टू टोटल चार्ज निकालना चाहें तो क्या आएगा भाई, K अपॉन वेक्टर R इंटीग्रेशन, हाँ याद कीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा बताइए, लेमडा इज इक्वल टू DQ बाई DL होगा ना, लेमडा इज इक्वल टू DQ बाई DL, ठीक है। तो बस आप लोग DQ को सब्जेक्ट बनाओगे, DL कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा इंटू DL, याद आ रहा है भाई। ओके, सेम आप लोग लिख सकते हो फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब क्या आएगा, सोचिए आप लोग, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा ना सिंबल। ओके, V ऑफ P इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम K बाई R इंटीग्रेशन कितना आएगा, अब सिग्मा इंटू D ऑफ A आएगा ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, DQ बाई DA,
डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। और ओके, सामने की ओर बात करें अगर हम लोग वॉल्यूम के लिए, और फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेडी, क्या आएगा सोचिए। सो वी ऑफ पी इज इक्वल टू के बाई आर इन ब्रैकेट रो इन टू डी वी। रेडी भाई, हर एक में मैंने क्या लगाया हुआ है, के क्यू बाई आर, यू कैन सी के इंटू क्यू बाई आर, और क्यू की जगह पे क्या लिया हुआ है मैंने, एक बार लेमड़ा, एक बार सिग्मा और एक बार रो। यहाँ पे क्या होगा भाई, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, तो डी क्यू को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रो इंटू डी वी। तो ये सब इक्वेशन आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में, थियोरेटिकल एमसीक्यू में काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट तो उसका मैथमेटिकल कोई फॉर्म नहीं पूछा जाता, ना तो आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकली आपको डायरेक्टली इसका आंसर पूछा जाए तो वहाँ पे आपको एग्जाम में काम आएगा। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल सेल की बात हो, फिर स्फीयर की बात हो, तो वहां पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल सेल। फॉर स्फेरिकल सेल, चलिए याद कीजिए, स्फेरिकल सेल के लिए आप लोगों को इक्वेशन क्या मिल रहा था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। स्फेरिकल सेल के लिए आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट मिल रहा था, इनसाइड द सेल। याद कीजिए भाई, सेल के इनसाइड में क्या था, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा था, सभी चार्ज तो सरफेस पे चले गए थे ना, सेल की बात हो रही है, नॉट स्फीयर। सेल के अंदर क्या हो रहा था भाई, सभी चार्जेस सेल पे चले गए थे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था मेरे भाई, जीरो था। अब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन जीरो होगा। और मेरे भाई वर्क डन जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो होना मतलब पोटेंशियल का क्या होना, कांस्टेंट होना। शांति से सोच लीजिए आप लोग, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, याद कीजिए W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये क्या हो रहा है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना मतलब एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई करेगा, तो आप लोगों को कोई वर्क डन करने की जरूरी नहीं है। तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा, उसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के मुताबिक W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी भी क्या होना चाहिए, डेल्टा वी जीरो होना चाहिए, ठीक है, नॉट वी, डेल्टा वी जीरो होगा। डेल्टा वी का जीरो होना मतलब कि उसके पोटेंशियल का क्या होना भाई, कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो। आप लोग उल्टा भी सोच सकते हैं कि पोटेंशियल जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहाँ पे उसका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। डिफरेंस जीरो आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब कि वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा वो नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे सेल की बात हो रही है, सेम कंसेप्ट हम लोग इक्वी पोटेंशियल के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल में भी यही कंसेप्ट आपको अप्लाई आएगा, इसमें से कुछ चीज़ें आपको काम आ जाएंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया बात इनसाइड द सेल। ओके, याद कीजिए सेल के सरफेस पे क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे इक्वेशन क्या था बताइए। वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे, याद कीजिए भाई, वहां पे हम लोग लिख रहे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ के क्यू बाई आर। क्यों के क्यू बाई आर आएगा, वो तो डाउट होगा ना भाई, के क्यू बाई आर तो पॉइंट चार्ज के लिए है ना, ये तो सेल है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था ना कि सेल के लिए जितने भी चार्जेस होंगे भाई वो सरफेस पे जाके रुक जाएंगे, वहाँ पे चिपक जाएंगे, ठीक है, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो वहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला था वो तो हम लोगों ने प्रूव किया था ना, क्या मिल रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने बताया था भाई कि के क्यू बाई आर स्क्वायर तो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन है, तो सेल में भी हमें वही इक्वेशन क्यों मिल रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि भाई हर एक चार्ज होगा उसकी सरफेस पे,
लेकिन वो सेंटर पे होगा, उस तरह से बिहेव करेगा, जिसका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था। तो सेम चीज़ मेरे भाई, कि जो चार्ज सेल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज सेंटर पे होगा, उस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इक्वेशन लगाना है। कौन सा? तो V ऑन सरफेस कितना आएगा? के क्यूब। लेकिन मेरे भाई सरफेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल R आएगा ना, तो आपको मिलेगा के क्यूब बाय r। अब थोड़ा याद कीजिए भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल नॉट स्फीयर। सेल के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप ही बताइए उसके लिए क्या आएगा? सरफेस डेंसिटी आएगा ना, जो अभी हमने बात की थी। सरफेस डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा बताइए? क्यू अपॉन, हाँ, क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन, चलिए ए मतलब क्या होगा? सरफेस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि मैं क्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा, 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा? सामने की ओर। ओके, आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। रेडी? चलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन को ऊपर की ओर अप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? के मतलब मैं क्या लिखूंगा बताइए? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इसके साथ में लगा दूंगा। ओके, अब बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ क्यू बचेगा। क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। चलिए कितना कट हो रहा है बताइए? 4 पाई कट, आर कट, सिर्फ आपको मिलेगा सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेडी? चलिए बन गया आपका इक्वेशन। डायरेक्टली थियोरेटिकल एमसीक्यू में काम आ जाएगा। आपको ऑप्शन दिया जाए और आंसर पूछा जाए। चलिए ऑन द सरफेस की बात हुई ना। ओके, अब नेक्स्ट बात करें इसके लिए आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, रेडी? मतलब कि उस स्फीयर की बाहर की ओर क्या होगा, तो कितना चेंज आएगा बताइए? सिर्फ याद कीजिए उसके बाहर अगर आप लोग पोटेंशियल की बात कीजिए तो सिर्फ डिस्टेंस स्मॉल आर लिखोगे ना आप लोग। सोच लीजिए क्या लिखोगे आप लोग? के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। रेडी? वेयर आर विल बी ग्रेटर देन इट्स रेडियस, कैपिटल आर। ओके, चलिए क्या आएगा बताइए? वी ऑफ पी के इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सेम इंटू आर। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे भाई? क्यू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? भूल मत करना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ही रहेगा। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही आएगा भाई। यहाँ पे भूल मत करना, यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ पे मैं स्मॉल आर लिख डालूँ, वैसा नहीं होगा। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, बिकॉज ये इक्वेशन तो चार्ज डेंसिटी का है ना भाई, तो चार्ज डेंसिटी को तो सेम ही रहेगी, बिकॉज वो तो उसके सरफेस पे होगी। रेडी? तो चलिए भाई क्या आएगा बताइए? सो वी ओ पी इज इक्वल टू 4 पाई कट, आपको मिलेगा आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। तो ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे एक साथ बन जाएंगे। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग सेम चीज़ की बात करते हैं स्फीयर के लिए, ठीक है? जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस की एप्लीकेशन में बात की थी ना भाई, सेम चीज़ यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना भाई, लीनियर के लिए जो इक्वेशन मिलेगा वो लॉग वाला इक्वेशन याद कीजिए, वो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था लीनियर के लिए। और बचा क्या भाई? तो सेल और सरफेस, ठीक है? सेल और स्फीयर, जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है? लीनियर के लिए हम लोगों ने लास्ट एक लॉग वाला इक्वेशन ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेमड़ा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आर वाले इक्वेशन के ऊपर से, याद है ना भाई? लेमड़ा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आर, और उसका जब आप लोग 1/r का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल रहा था लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग आर। फिर लॉग आर के में आप लोग क्या कर रहे थे? ए से बी तक लिमिट अप्लाई कर रहे थे, तो आप लोग वो इक्वेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए भाई इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए इसके अंदर और एक हम लोग ग्राफ की बात करें, ठीक है? हाँ, यहाँ पे 4 पाई कट एप्सिलॉन नॉट आएगा, वो तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? यहाँ पे भी आ रहा है तो ओके। चलो ग्राफ की बात करें तो आप ही सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो मैंने क्या ग्राफ आपको बना के दिया था, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द स्फीयर 0 था ना भाई, तो वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था, याद कीजिए। डायरेक्टली यहाँ तक तो क्या था भाई? पूरा 0 ही था।
फिर जब यहाँ से सरफेस शुरू हो रही थी तो सरफेस पे आप लोगों को क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था ना, ई मैक्सिमम। फिर वो ई मैक्स क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। कौन से इक्वेशन के मुताबिक भाई, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद आ रहा है? ओके, सेम चीज़ अगर आप लोग पोटेंशियल के लिए ड्रॉ करना चाहें, जो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, पोटेंशियल के लिए अगर आप लोग डिस्टेंस के साथ बात करना चाहें तो क्या होगा, याद कीजिए क्या हो रहा है, देखो इनसाइड द सेल क्या हो रहा है बताइए, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है ना भाई। कांस्टेंट मतलब क्या होना, उसका पोटेंशियल इस तरह से आएगा, रेडी। फिर स्फीयर पे क्या होगा, उसके सरफेस पे आप लोग देख सकते हो भाई, सिग्मा r/ε और यू कैन से k3/r, मतलब कि मैक्सिमम रहेगा, यहाँ तक तो मैक्सिमम रहेगा। फिर क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। और रिलेशन कौन सा होगा बताइए, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। रेडी। तो चलो ये हो गया इसका ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, जो अभी हमने बताया कि स्फीयर के लिए पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। चलो स्फीयर के लिए अगर हम लोग बात करें, याद कीजिए क्या हो रहा था, ऑन द स्फीयर के ऊपर हमें इक्वेशन कौन सा मिला था भाई, जो अभी हम लोगों को सेल के अंदर मिला। तो आप लोग बोलोगे सर तो उसमें फ़र्क क्या होगा, तो फर्क क्या होगा उसकी चार्ज डेंसिटी का, कि सेल के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, सिग्मा, और स्फीयर के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं भाई, रो। प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बात हुई हमारी, कि ऑन द स्फीयर क्या होगा, पोटेंशियल अगर आप लोग निकालोगे ऑन द स्फीयर, और यू कैन से ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, रेडी। तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा k3/R, बिकॉज यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब याद कीजिए स्फीयर के लिए कौन सी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी। रो इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू V। और याद कीजिए सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा ना। वहाँ पे हम लोग एरिया था इसलिए 4πr² ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, 4/3 πr³। रेडी। चलिए इसे हम लोग ऊपर की ओर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। के मतलब क्या होगा बताइए, 1/4πε0। ओके, Q इज इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू 4/3 πr³, रो इंटू 4/3 πr³ अपॉन, ओके 1/4πε0। हाँ, यहाँ पे और एक कैपिटल रहेगा ना भाई, भूलना मत, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, 4π कट, यहाँ पे क्या बचेगा, रो, एक r भी कट, ρr², एक r भी कट हो जाएगा ना, ρr², 4π कट अपॉन 3/ε0। यू कैन सी ये मिल गया आपको, ρr², यस, अपॉन 3 नीचे की ओर आ जाएगा, 4π कट 3 × ε0। ओके, ये मिल गया आपको सरफेस के लिए इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर मतलब स्फीयर की बाहर की ओर क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा भाई, चेंज यहाँ पे v इज इक्वल टू k3/, याद कीजिए स्मॉल r आ जाएगा ना, जहाँ पे स्मॉल r क्या होगा भाई, उसकी रेडियस से ज़्यादा होगा, मतलब कि हमारा जो पोटेंशियल हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके बाहर की ओर होगा। ओके चलो, तो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू स्मॉल r। चलिए सिर्फ k को q को अप्लाई करना है, q इज इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू 4/3 πr³। यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई, r कैपिटल ही आएगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी तो यहाँ से ही मिलेगी ना, दोनों के लिए सेम ही हम लोगों को अप्लाई करना है। चलिए क्या मिलेगा बताइए, v इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 4π कट हो जाएगा, आपको बचेगा रो इंटू कैपिटल R³ अपॉन 4π कट हो गया ना, 3/ε0 इंटू स्मॉल r। यू कैन सी रो r डैश, रो इंटू R³ अपॉन 4π कट
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। दूसरी बात कि इनसाइड द स्फीयर जो इक्वेशन आ रहा है वो रेफरेंस बुक में आप लोग देख सकते हो, उसे आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, या तो डेरिवेशन होगा तो बहुत ही लंबा है, जो बुक में भी नहीं दिया हुआ आपकी रेफरेंस में भी, तो आप लोग हो सके तो याद रख सकते हो, लेकिन उतना मैथमेटिकल नीट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो इसका बेसिक प्रूफ था या तो बेसिक डेरिवेशन था, इसलिए आप लोग इसे याद रख सकते हो, लेकिन उतना डिटेल में नहीं काम आएगा। फिर भी अगर आप लोग याद रखना चाहें तो इक्वेशन को डायरेक्ट ही याद रखना होगा, और यहाँ पे तो पूरा लॉजिक से ही आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे लॉजिक का कोई काम नहीं है, इक्वेशन डायरेक्ट आपको रटना होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं बता रहा, जो आपको वहाँ पे देख के ही काम करना है। ओके, तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलिए यहाँ पे भी 2-3 कंसेप्ट आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली काम आएंगे। नाम वैसा काम है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि जिस सरफेस पे या तो जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या होना, इक्वल होना, सेम होना। तो चलिए यहाँ पे उसकी अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ज होगा, कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा भाई, अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। रेडी, इस तरह से। रेडी, तो अगर हम लोग सेम डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो क्या आएगा, सोचिए। सेम डिस्टेंस पे अगर हम लोग उसका पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो क्या आएगा बताइए। यू कैन सी यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा बताइए, सेम ही मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा हम लोग आर गैस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हर एक पॉइंट पे आपको इस तरह से यू कैन सी सेम पोटेंशियल मिलेगा। रेडी, अब हाँ दूसरी बात की जाए, अगर हम लोग दूसरे स्फीयर की बात करें इस तरह से, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट जो सरफेस पे मिलेगा उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, कम। लेकिन फिर दूसरी सरफेस होगी तो उसके जितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, तो उसके हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फिर से क्या मिलेगा, यू कैन सी आपको फिर से सेम ही मिलेगा। तो इसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो पॉइंट चार्ज के लिए आपको क्या मिलेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि भाई पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, उसका शेप, तो आप लोग बताओगे आपको स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। या तो मैंने आपको, ठीक है, 2D में ड्रॉ करके दिया है, सही में ऐसा नहीं होगा। सही में पॉइंट चार्ज आप लोग रखोगे तो जैसे लैंप आप लोग स्टार्ट करोगे, लैंप को ऑन करोगे, लैंप बल्ब, तो क्या करेगा, चारों ओर अपनी लाइट फेंकेगा ना। आगे बढ़ेगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। लेकिन फिर अगर हम लोग सेम सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बिकॉज इस सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से क्या है भाई, सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पॉइंट चार्ज होगा तो इसका स्फेरिकल सरफेस क्या होगा। अब थोड़ा मैं इसको यूनिफिकेशन करवाऊँ आपको, यूनिफिकेशन तो याद कीजिए 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ते हो, याद कीजिए हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर भी हम लोग सेम तरह का कंसेप्ट यूज कर रहे थे। थोड़ा याद कीजिए कि अगर आप लोग पानी के अंदर या तो कहीं पे भी एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे, मतलब कोई एक सोर्स को डालोगे,
तो सोर्स क्या करेगा भाई, अपने में से दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज क्या करेंगे, अपने में से और कई सारे वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे या तो सोर्सेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोग हर एक का सेम डिस्टेंस पे क्या करोगे, पॉइंट को रख के उसमें से एक सरफेस पास करोगे, ठीक है, जिसको आप लोग बोल रहे थे चैप्टर 10 के अंदर लोकस, कि लोकस पास करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा भाई, हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस मिलेगा। तो सेम कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो कि सेम डिस्टेंस पे अगर आप लोग लोकस ड्रॉ करोगे तो उसका लोकस कैसा मिलेगा, आपको स्फेरिकल सरफेस वाला मिलेगा। वहाँ पे भी आप लोग याद कीजिए सेम लिख रहे थे कि भाई पॉइंट सोर्स के लिए अगर आपको पूछा जाए कि उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट, तो आप लोग वहाँ पे लिख रहे थे उसका वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। तो यहाँ पे भी मेरे भाई सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए उसका जो वेव फ्रंट, यहाँ पे वेव फ्रंट तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हो आप लोग, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो वो स्फेरिकल होगा। तो दोनों कंसेप्ट कई तरह से मिलते आ रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर एग्जांपल इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, प्लस, और यहाँ की ओर क्या होगा, माइनस होगा। तो चलो यहाँ पे भी अगर हम लोग सेम डिस्टेंस के पॉइंट की बात करें, या ये भी आप लोगों को क्या करना है भाई, 3D में सोचना है, ठीक है, 3D में। तो याद कीजिए सेम फिगर मेरे भाई आप लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी ड्रॉ कर रहे थे कि अगर आपका सोर्स लीनियर होगा, इस तरह से कोई लाइट या तो ट्यूबलाइट होगी या तो लीनियर कोई सोर्स होगा, ठीक है, लीनियर सोर्स एकदम, तो उसमें से आपको प्लेन वेव मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम मिल रहा है कि इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कौन सा शेप मिलेगा, आपको इक्विपोटेंशियल का प्लेन आपको सरफेस मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सेम डिस्टेंस पे अगर आप लोग, ये सेम डिस्टेंस ही रहेगा, आपको 3D में सोचना है, ठीक है, ये पूरा आप लोगों को थोड़ा 3D में सोचना है। इस तरह से, ठीक है, यू कैन सी, रेडी। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो जैसे आप लोग आगे जाओगे भाई तो पोटेंशियल क्या होगा भाई, डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, इस वाले कंसेप्ट के अंदर आपको प्लेन सरफेस मिलेगा, जो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल ही होगा। चलिए, तो इतना पहले आपको पता होना चाहिए, जो MCQ उसमें आपको काम आ जाएगा। और थोड़ा हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होना, कि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या होना, सेम होना। बताइए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, पोटेंशियल विल बी सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, रेडी। अब याद कीजिए पोटेंशियल का सेम होना मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होना, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताइए, 0 होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना मतलब W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। बताइए वर्क का क्या होना, 0 होना। तो मतलब पूछा जाए कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करने के लिए क्या हमें वर्क करना होगा, नहीं, हम लोगों को वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो अगर आप लोग चार्ज को कहीं पे भी उस सरफेस पे मूव करना चाहो तो उसके लिए आप लोगों को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना भाई कि यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, नो डाउट सेम होगा, उसका डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पे उसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मिलेगा ही। ऐसा सेम एग्जांपल आप लोग सोच सकते हो डाइपोल के लिए। याद कीजिए कि डाइपोल के लिए आप लोगों को उसके इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल ही रहा था ना, कितना, -kp/r³। लेकिन उसी डाइपोल के इक्वेटर पे आपको पोटेंशियल क्या मिल रहा था, 0। तो मेरे भाई पोटेंशियल 0 होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 ही होना ऐसा नेसेसरी तो नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो खास चीज़ आप लोग ध्यान में रखना।
तो इतने पॉइंट्स आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट अगर हम लोग बात करें थोड़ा आगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप लोग देख सकते हो भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी नॉर्मल टू, नॉर्मल मतलब क्या होना, परपेंडिकुलर, विल बी नॉर्मल टू सरफेस। कौन सी सरफेस की बात हो रही है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है। हाँ, तो चलो इससे इतने पॉइंट आप लोगों को बताना चाहिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें चार्ज के लिए कि दो ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। पोटेंशियल V अगेंस्ट डिस्टेंस R, सेम यहाँ पे भी पोटेंशियल V अगेंस्ट डिस्टेंस R। ओके चलिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो वहाँ पे आपको क्या ग्राफ मिलेगा उसकी बात हो रही है। चलिए ग्राफ अगर आप लोग ड्रॉ कीजिए तो क्या होगा बताइए, लॉजिक क्या होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई प्लस का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हम लोग क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। ओके, तो प्लस के लिए ऑब्वियसली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, हाईएस्ट क्या होगा भाई, उसके आसपास होगा पोटेंशियल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली बीच में क्या हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों का है, देखो प्लस माइनस, बीच में जीरो हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा भाई, नेगेटिव का पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा ना भाई। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे डिस्टेंस में नेगेटिव की ओर, तो उसका पोटेंशियल फिर से बढ़ता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा भाई, चेंज होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये क्या बताएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि इस तरह से यू कैन सी, ठीक है, कि पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस तरह। तो ये हो गया प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप लोगों को सामने की ओर अगर प्लस प्लस के लिए बताया जाए, ठीक है, प्लस के लिए बताया जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफ नीचे की ओर तो नहीं जाएगा ना भाई, नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, चलो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो अभी मैंने ड्रॉ करके बताया वही कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। फिर इसके एरिया में आएगा तो इसका पोटेंशियल भी सामने उसको अप्लाई करेगा ना भाई, तो कम होगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा। फिर से क्या होगा भाई, जैसा इसका एरिया स्टार्ट होगा तो इसका पोटेंशियल वहाँ पे कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो फिर से पोटेंशियल क्या करेगा, इस तरह से इसके आप लोग नज़दीक जाओगे तो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल आमने सामने आएगा ना भाई। तो स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा भाई, कम होगा। इसके नज़दीक में हम लोग बात करें तो फिर भी क्या होगा भाई, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम होता जाएगा, फिर क्या होगा, एग्जैक्टली मिनिमम हो जाएगा। फिर जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये नज़दीक आता जाएगा ना, तो फिर से पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये हो गए इसके दोनों ग्राफ जो आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मोस्ट टाइम भी कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसका रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी शॉर्टकट्स याद रखा था। कौन सा याद कीजिए, वेद वाला इक्वेशन, वेद V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे
कि भाई स्मॉल चेंज फॉर स्मॉल चेंज। वेद वाला इक्वेशन याद कीजिए, वेद v इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे क्या होगा भाई, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। याद कीजिए डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, स्मॉल चेंज होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की कुछ जरूर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाल दिया है। और यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो आपको एमसीक्यू में बहुत ही काम आएगा। डी वी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस ई इंटू डी आर। रेडी। और आप लोग अगर ई को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। रेडी। अब याद कीजिए कुछ, डी वी बाई डी आर मतलब क्या होता है, डी वी बाई डी आर चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, वी बाई एल। यहाँ पे भी सेम ही है, डिस्टेंस के साथ वोल्टेज का चेंज होना। तो हमको भी पता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। राइट। तो इसे क्या बोला जाता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो आपको पहले से ही पता है। मैंने आपको बताया था ना भाई, ग्रेडियंट का मतलब क्या होना, डिस्टेंस के साथ किसी क्वांटिटी का चेंज होना। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है मेरे भाई, पोटेंशियल है। तो क्या बताओगे आप लोग, डिस्टेंस के साथ उसके पोटेंशियल में चेंज आना, उसका चेंज होना। यहाँ पे मैं स्मॉल डिस्टेंस में चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे चेंज भी क्या मिलेगा, वोल्टेज के अंदर या तो पोटेंशियल के अंदर एकदम स्मॉल मिलेगा। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका इक्वेशन आप लोगों को पहले से ही पता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब खास ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान रखना भाई, अगर आपको V अगेंस्ट R का ग्राफ बताया जाए, V अगेंस्ट R मतलब वोल्टेज अगेंस्ट R, और आपको मेरे भाई स्लोप पूछा जाए, स्लोप, तो उसका आंसर क्या आएगा। स्लोप मतलब क्या होता है पता है ना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कंसेप्ट में से। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो y पे क्या है, पोटेंशियल है ना, और x पे क्या है, r। याद कीजिए वोल्टेज बाय r, और इधर से यहाँ पे डिस्टेंस लिखो तो क्या होगा, v बाई डी। क्या आएगा, आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप लोग लिख सकते हो मेरे भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक एमसीक्यू। यू कैन सी स्लोप इज इक्वल टू वी बाय आर। जैसे आप लोग चैप्टर 3, चैप्टर 4, 11th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, 1D 2D के अंदर भी वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम के लिए, एक्सलेरेशन अगेंस्ट टाइम के लिए, डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम के लिए आप लोग स्लोप निकालते हो ना, कि भाई डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सलेरेशन होता है। तो उसी तरह वोल्टेज डिस्टेंस का स्लोप क्या होता है भाई, यू कैन सी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकला। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। हाँ, और एक कंसेप्ट मुझे याद आ रहा है, याद कीजिए। सेम आप लोग 1D 2D वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नंबर 5 कहीं जगह पे ग्राफ के लिए एक लाइन लिखते थे। याद कीजिए, द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। याद कीजिए, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। आप लोग अगर वेलोसिटी टाइम के लिए एरिया कवर्ड बाय ग्राफ लिखोगे तो वेलोसिटी और टाइम का आपको आंसर क्या मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको डिस्टेंस वाला ग्राफ मिलेगा। एक्सलेरेशन अगेंस्ट टाइम होगा तो आपको वेलोसिटी का ग्राफ मिलेगा। रेडी। फोर्स इनटू टाइम होगा तो आपको इम्पल्स ऑफ फोर्स या तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। आप लोग ट्राई करना। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग अपने चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर की, ठीक है, तो मेरे भाई आपको पूछा जाए यस ई इंटू आर, ठीक है, और आपको बोला जाए कि एरिया कवर्ड बाय ई अगेंस्ट आर ग्राफ, ई अगेंस्ट आर ग्राफ, तो कितना होगा। एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे यहाँ पे कि हम लोगों ने डिवीजन किया स्लोप के लिए, एरिया मतलब क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप लोग ई इंटू आर लिखोगे मेरे भाई, तो हमारी वेद वाली शॉर्टकट ये डी का ही काम करेगा ना, वी इज इक्वल टू ई डी। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ई इंटू आर क्या मिलता है, डायरेक्टली पोटेंशियल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आपको डायरेक्टली एमसीक्यू के अंदर काम आ जाएगी, ठीक है, जो शायद आपको बुक में ना दी जाए। तो आप लोगों को ये एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ओके, चलो लास्ट बात करें इसके लिए, ये भी मोस्ट टाइम की बात है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू यस ई एक्स आई कैरेट, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, ई जेड जेड कैरेट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्या होगा बताइए। सो आई कैन राइट वेक्टर ई इज इक्वल टू, चलिए भाई हाँ ई एक्स मतलब कितना होगा, याद कीजिए ई एक्स को आप लोग सब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे दिख रहा है देखो, डी माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, उसकी जगह पे माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैरेट, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैरेट, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डी वी बाई डी जेड जे कैरेट। इसके एमसीक्यू याद रखना भाई, बहुत ही मोस्ट टाइम पे एमसीक्यूज हैं। चलो माइनस को बाहर निकालिए, क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट डी वी बाई डी एक्स आई कैरेट डी वी बाई डी वाई जे कैरेट प्लस डी वी बाई डी जेड के कैरेट। चलिए यहाँ पे के कैरेट आएगा, सॉरी, रेडी। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आपको इस इक्वेशन को किस तरह से पूछा जाए मैं आपको बताता हूँ। देखो कि आपको वोल्टेज का इक्वेशन दिया जाए, ध्यान रखना, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का इक्वेशन दिया जाए इस तरह से, देखो ठीक है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहते हो तो आप लोगों को 3 बार उसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो याद रखना एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, बाकी की जो क्वांटिटीज होगी वाई या तो जेड वो हर एक कॉन्स्टेंट होगी, बाहर निकल जाएंगी। सेम यहाँ पे क्या होगा भाई, वाई के रिस्पेक्ट में एक बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा, एक बार आपको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, उसका जो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लोगों को पुट करना होगा, और बाहर की ओर क्या होगा, माइनस रहेगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट की, छोटे छोटे पॉइंट्स की या तो एमसीक्यूज की बात की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे और भी कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसे कंप्लीट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब कि हमारे इस चैप्टर की 4th क्वांटिटी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, रेडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।